मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज जो चर्चा होगी वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, रीतिकाल पर लगातार चर्चा जारी है बहुत दिनों से, क्योंकि 200 वर्षों का यह काल है। और जब 200 वर्षों का काल है तो निश्चित रूप से एक महीना भी अगर समय न दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी है। इसीलिए रीतिकाल पर जो बातचीत चल रही है उसमें आप देखेंगे कि रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा हो रही है। रीतिकाल की प्रवृत्तियों में जो बातचीत है उसमें आज का जो विषय होगा वो रीति निरूपण का होगा। रीति निरूपण, जैसा कि आप जानते हैं कि रीति काव्यों में निरूपण का अपना महत्व रहा है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निरूपण का अर्थ बताते हुए रीतिकाल से संबंध दिखाएं या समझाएं या बताएं या वर्णन करें, विवेचन करें, जो भी शब्द अंत में लगाएं, लेकिन यदि रीतिकाल निरूपण शब्द आ जाए तो आपको बातचीत करनी है रीतिकाल की संस्कृति पर, रीतिकाल के कलाओं पर, रीतिकाल के श्रृंगार पर, उसके सौंदर्य पर, कुल मिलाकर जिसको आप लगातार आप देखते हैं कि जिसको आप स्वरूप बोलते हैं। एक प्रश्न आता है आमतौर पे फर्स्ट पार्ट में, यानी कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करें, या आपसे पूछा जाएगा रीतिकाल के सिद्ध कवि का वर्णन करें, उसी में पूछ दिया जाए कि निरूपण करें। उसका मतलब केवल इतना ही रखना है कि आप जो स्वरूप बनाते थे, याद है जब भक्ति काल हम लोग चर्चा में थे, भक्ति काल पे, तो उस समय हमने स्वरूप पर बातचीत की थी। स्व मने अपना, रूप मने अपना रूप। किसका अपना रूप? तो भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन कालों का जो अपना स्व मने अपना होता है, इनका अपना जो रूप है, अपना जो चेहरा है, मुखड़ा है, जो दिख रहा है, उसका वर्णन करना। उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है आप जानते हैं कि चेहरा हमेशा अपनी बातें बताती हैं। हमेशा कहते हैं ना कि असली नकली, वो किशोर कुमार का वो गाना आप सब जानते होंगे कि असली नकली बात बता देता है चेहरा। ये गाने का जो मुखड़ा है वो सीधे सीधे कि आपके चेहरे से तय होता है कि आप सही हैं, गलत हैं, भूखे हैं या प्यासे हैं, तय कर लेगी। आप जानते हैं कि माँ को एहसास हो जाएगा कि मेरा बच्चा भूखा है, प्यासा है, या क्या इसकी चाहत है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरे ही परिवार में एक सदस्य हुआ करते हैं जो मेरे चेहरे से ही पकड़ लेते थे कि इनको पानी चाहिए। ये बहुत दिनों तक चला है मेरे साथ, बहुत दिनों तक। इधर फिलहाल बंद हुआ, वरना ये बहुत दिनों तक चला कि चेहरे से उनको पता होता था कि मुझे पानी चाहिए या मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये इसका मतलब है कि चेहरे बहुत कुछ बताते हैं। आपका चेहरा, आपकी आँखें, ये बहुत कुछ कह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। कहा जाता है ना कि आँखें बहुत बातें करती हैं, तो आँखों से बातें होती हैं, लेकिन यहाँ आवाज़ की दुनिया है। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि रीतिकाल के जो स्वरूप पर आप बातचीत करना चाहते थे, वही यहाँ निरूपण पर बातचीत होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा कि स्वरूप में केवल मुखड़ा दिखाया जाता है और निरूपण में उसकी संस्कृति भी बताई जाती है। संस्कृति मतलब उसके रूप, रंग, उसका बनावट किस नींव पर खड़ा हुआ है। तो रीतिकाल किस नींव पर खड़ा हुआ है? अगर आपसे सवाल आ जाए तो क्या लिखेंगे? तो रीतिकाल हमेशा संस्कृत पर खड़ा हुआ है, संस्कृत पर। संस्कृत के कवियों में लक्षण और उदाहरण देने की क्षमता थी। ये क्षमता पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल आदिकाल में थोड़ा बहुत छोड़ दें तो रीतिकाल ही इसके लिए महारत रखता है, और किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ। तो संस्कृति का जो लक्षण है और निरूपण है वो यहाँ आकर दिखा, इसीलिए इसका नाम रीतिकाल निरूपण पड़ा। और आप जानते हैं, इस पे सवाल पूछा जा सकता है खास तौर पे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से कि रीतिकाल के निरूपण पर चर्चा करें, विवेचना करें। जो भी अंत में शब्द लगाए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके स्वरूप पे बातचीत करते हुए और एक पैराग्राफ आप उसकी संस्कृति का बनाएंगे, उसकी नींव पर बनाएंगे कि वो किस नींव पे खड़ा हुआ, वो पूरी इमारत आखिर किस पे खड़ी है, वो चर्चा आपको करनी है। जैसे आप जानते हैं ना कि रीतिकाल लक्षण और उदाहरण दोनों पर खड़ी रचनाएं हैं। आप इसीलिए आप कह सकते हैं कि रीतिकाल की रचनाओं में आप अक्सर देखेंगे कि दोनों लिए हुए हैं, दोनों चीज़ें। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। अब देखिए, बीती ताही बिसारी दे,
एक तरफ लक्षण दिया कि आप चीज़ों को जो बीत गई उसको छोड़ दीजिए, विसार दीजिए, भूल जाइए। और तब कहा क्या कि आगे की सुधि ले। अब उदाहरण दिया कि आगे का देखो, पीछे भूल जाओ, क्या हुआ नहीं हुआ उस पर चर्चा परिचर्चा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कि 2007 में और 10 में कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उस पर आप आज की डेट में चर्चा करके क्या पा जाएंगे? ऐसी चर्चा की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे चर्चा की आवश्यकता कुछ नहीं है। अतीत केवल इसलिए झांका जाता है क्योंकि अतीत से हम प्रेरणा लेते हैं। अतीत में मान लीजिए हम सीढ़ी से उतरते हुए गिर गए, तो हम उस अतीत को इसलिए याद रखते हैं कि दोबारा वो ऐसी सीढ़ियों पे गिरने ना पाए। इतिहास का यही महत्व है। इतिहास के विद्यार्थी यही पढ़ते हैं। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वर्तमान के समय में हम उस इतिहास को जानकर अपने आप को डेवलप करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। हमसे ऐसी कोई दुर्घटना, कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी समस्या ना आ जाए जिससे कि हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में कोई परेशानी हो। मुगलों को हम पढ़ते हैं, औरंगजेब को पढ़ते हैं, कहा जाता है कि क्रूर थे। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये क्रूरता हमारे और आपके अंदर ना आ जाए, इसलिए चीज़ें इसीलिए पढ़ी जाती है। आज भी ये दशहरा मनाने जा रहे हैं, राम की विजय दिखाई जाएगी रावण पे। क्यों? क्योंकि ये रावण का मौत, रावण को जलाना, रावण की जो मृत्यु है वो केवल दिखाना लक्ष्य नहीं है। समाज को ये बताना लक्ष्य है कि सच पर झूठ परास्त होता है, सही पर गलत खत्म हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि अच्छाई पर बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, और यही राम और रावण का कॉन्सेप्ट है। आज की बातचीत इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम निरूपण पे, कल ऐसे छुट्टी का भी डे है, लेकिन परसों की क्लास में हम निरूपण पे और भी चर्चा करेंगे और इसको पूरी तरह से बैंडअप करने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि निरूपण भी जानने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र की किताब है रीति काव्य की भूमिका, उसे ज़रूर पढ़ें। और फिर रामचंद्र शुक्ल ने भी निरूपण पर बड़ा अच्छा काम किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो इस पर आप किताबों को जरूर, ये 2 किताबें जरूर पढ़ें रीतिकाल को समझने और जानने के लिए। और निरूपण के लिए केशव दास का एक भूमिका है, उसको आप देख लीजिएगा, उन्हीं की किताब में, ठीक है, अंगद प्रसंग में। तो चलिए आज की चर्चा इतना ही बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।